Hello everyone, myself Dr. Rajiv Kumar, Assistant Professor at Institute of Management Studies, BHU, welcome you all to this week second, lecture second on the course name Rural Marketing Principles, Strategies and Practices. Today in this lecture 2, we are going to discuss about internal environment, and after going through this lecture one will able to understand that what are the factors of internal environment is understood by this marketers or organization to design their business. So moving further, I want to give you brief that what we have discussed in this lecture 1. We talked about environment. वातावरण के बारे में हम लोग ने पहले लेक्चर में बात किया, जिसमें मैंने बताया कि वातावरण जो है एक सराउंडिंग है, एक आउटसाइड फोर्सेस हैं जो बिजनेस को हार्म करते हैं. ना ही केवल वो बिजनेस को हार्म करते हैं, बट वो जो सोसाइटी में रहने वाले इंडिविजुअल हैं, मनुष्य या कोई जीव जंतु जो भी, अगर वो एनिमल भी हैं, चाहे वो कोई प्लांट भी है, उसको भी एक अच्छा वातावरण चाहिए सरवाइव करने के लिए. तो उसी के संदर्भ में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम समझेंगे कि इन्वायरमेंट में जो 3 तरह के होते हैं, उसमें सबसे पहला इंटरनल इन्वायरमेंट है, वो कैसे अफेक्ट करता है. इफ यू सी दिस फिगर, as I showed you this in this previous lecture also, this is business. Here your business lie. देखिए यहां पे आपका बिजनेस है. अब आप ये समझिए ये एक परिपेक्ष है, ये गोला है जिसे वातावरण से वो घिरा हुआ है. तो सबसे पहला जो चीज आता है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट आता है. दूसरा आता है, ये दूसरे दोनों जो एनवायरनमेंट है, मैक्रो और माइक्रो, दोनों मिला के कहते हैं हम इसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है. माइक्रो एंड मैक्रो. मैक्रो इज फर्स्ट ए एंड दिस बी. और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आपको यह समझाना चाहूंगा कि क्यों वातावरण कंट्रोलेबल हो सकते हैं और कौन से वातावरण अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं. आप ऐसा समझिएगा. ये जो देखिए, अगर ये बिजनेस है, बिजनेस के सबसे समीप कौन सा है, विच इज वेरी क्लोज टू दिस बिजनेस, अगर देखेंगे तो इंटरनल. इंटरनल जो मैं अभी समझाऊंगा आपको, देयर आर दोज इन्वायरमेंट वी जनरली ऑकर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जब बिजनेस होता है तो बिजनेस के अंदर भी तो एनवायरनमेंट होता है. वो एनवायरनमेंट क्या होते हैं? वो एनवायरनमेंट जो इनके इंप्लॉइज हैं, वो एनवायरनमेंट जो वहां का इंटीरियर है, एनवायरनमेंट जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनवायरनमेंट जो उनकी कैपेसिटी है, आप कह सकते हैं फिजिकल रिसोर्सेस है, तो वो भी तो इन्वायरमेंट है, लेकिन वो इंटरनल है, अंदर है. अब समझिए इसमें कंट्रोलेबल होगा कि नहीं होगा. आप सोचिए, वेदर दिस इंटरनल इन्वायरमेंट कैन बी कंट्रोलेबल. इट कैन बी, बिकॉज वो जो इन्वायरमेंट है वो संस्था के अंदर ही जा रहा है. अगर कोई इंप्लॉई उस संस्था के लिए काम कर रहा है तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं. जो पैसा चाहिए उस धंधे को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, उसको मैनेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी तो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी कंट्रोल के अंदर है, वो संस्था के कंट्रोल के अंदर है, ना कि कहीं बाहरी से है. तो ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि कौन सा एनवायरनमेंट कंट्रोलेबल है, कौन सा एनवायरनमेंट कंट्रोलेबल नहीं है. और ये इस फिगर से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सबसे समीप जो है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है, इसलिए ये एनवायरनमेंट कंट्रोलेबल है, जिसपे हम कंट्रोल कर सकते हैं. अब जैसे जैसे दूर जाइएगा, बिजनेस से दूर जाइए, सबसे समीप फिर होगा माइक्रो एनवायरनमेंट. ये कुछ ऐसे एनवायरनमेंट है जिसमें आपका थोड़ा बहुत कंट्रोलेबल है, पूरी तरह कंट्रोलेबल नहीं है. कुछ चीजें हैं जो इसमें आप बस कर सकते हैं और बाकी में नहीं कर सकते. लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट ये ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें आपका बस नहीं चलेगा. जैसे कि पॉलिटिकल फैक्टर्स. पॉलिटिकल फैक्टर आप समझिए, कोई अगर गवर्नमेंट अगर रूल बना रही है, पॉलिसी बना रही है, जैसे डिमोनेटाइजेशन आ गया था, आपने देखा पूरा चेंज हो गया.
इसमें किसी का वश था? किसी भी बिजनेस का वश नहीं था। उसकी वजह से आज कितनी सारी चेंजेस हो गई हैं। तो पॉलिटिकल फैक्टर आप चेंज नहीं कर सकते। लीगल फैक्टर, सुप्रीम कोर्ट कोई रूल्स एंड रेगुलेशन पास कर दे, आपको चेंज कर सकते हैं? बिजनेस चेंज नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? केवल उसके अलाइंग उस रूल को, रेगुलेशन फॉलो करते हुए बिजनेस कर सकता है। लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट में आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हम लोग आज, इसमें हम लोग आज इंटरनल एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। अगर आप ये फिगर भी देखिए, टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में फिगर देखिए, देयर आर टू टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट आर दोस एनवायरनमेंट व्हिच जनरली हैपेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं ये आपको बार बार कह रहा हूं, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि इसी से बिजनेस चलेगा। और जब इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, देखिए यहां पे इट इज कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस different subcategories: value system, vision, mission, objective, organizational structure, corporate culture, human resource, physical resources and financial capabilities. तो एक इंटरनल एनवायरनमेंट किस किस से बना होता है? वैल्यू सिस्टम, वो किस वैल्यू पे चल रहा है, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बिजनेस क्यों उसने शुरू किया, और उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी कई तरीके के होते हैं, वो हम बात करेंगे अभी। कॉर्पोरेट कल्चर, कल्चर समझिए। अभी जब सोचते हैं ना कि गवर्नमेंट, कई सारे बच्चे तैयारी करते हैं तो सोचते हैं कि मुझे गवर्नमेंट में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है। क्यों? वो सोचते हैं कि बहुत आसान से कल्चर उसका अच्छा है, प्राइवेट में बहुत टफ कल्चर है। तो वो वातावरण कैसा दे रहे हैं आप, वो भी डिफाइन करता है कि आपका बिजनेस कैसा है, कैसा नहीं है। आपके पास क्या रिसोर्सेस हैं, कैसे स्किल्स वर्कर्स हैं। अब आप देखिए, आज आपको केवल एम्प्लॉय नहीं चाहिए। गूगल एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन डोंट सर्च फॉर द एम्प्लॉयज ओनली, बट दे वांट स्किल इन देयर एम्प्लॉयज। एक स्किल, पूरा स्किलफुल एम्प्लॉय चाहिए जो कोई काम अच्छी तरह से कर सके। तो वो ह्यूमन रिसोर्स में आएगा, फिजिकल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। ये अभी हम माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट में डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो कहता है, मैंने जैसे कहा आपको, ऑल द फैक्टर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट अफेक्ट द ऑपरेशन, स्ट्रेटजीज एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। आप समझिए, जैसे बीएचयू जैसे संस्था में, या गूगल जैसे संस्था में, या रिलायंस जैसे संस्था में, आप समझिए उनका बिजनेस कौन चला रहा है? अंबानी चला रहे कि उनके एम्प्लॉय चला रहे हैं? अंबानी, यस, ओवरऑल ही इज द ओनर, बट अगेन उनकी एम्प्लॉयज चला रहे हैं, उनका वो व्यवस्था चला रही है, उनका वो कल्चर चला रही है। तो उनका इंटरनल एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, इसलिए वो आज इतने करोड़पति, मतलब टॉप, यू कैन से टॉप 10 में वो पूरे वर्ल्ड में बिजनेसमैन में आते हैं। तो उनका इंटरनल एनवायरनमेंट बता सकता है कि कैसा है, कैसा नहीं है। और मैंने जैसे कहा, ये सबसे समीप है आपके बिजनेस के, इसलिए ये कंट्रोलेबल फैक्टर है। कंट्रोलेबल फैक्टर उसे कहते हैं जिसपे हम वश कर सके। अगर कोई एक एम्प्लॉय अगर अच्छा काम नहीं कर रहा, हम उनको समझा सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं, और अगर नहीं माना तो उसको निकाल भी सकते हैं। यस, लेकिन आप ये समझिए, गवर्नमेंट अगर कोई रूल बनाती है, उसमें आपका वश नहीं है। हाँ, उसको आप क्लेम कर सकते हैं, आप उसके लिए थोड़ा उसको अमेंडमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट ये आपके ऊपर बिल्कुल नहीं है कि आपकी वजह से वो चेंज हो सकता है। तो ये समझने की जरूरत है, ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। अब ये समझिए, ये स्लाइड में जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, ये 5 तरीके के होते हैं। 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए, मेन, मटीरियल, मनी, मेथड, मशीन। अगर ये 5 चीज मिला लीजिए, आप समझिए आपका इंटरनल एनवायरनमेंट बहुत ही स्ट्रांग है, अगर अच्छा है तो। मेन मतलब ऑल द स्किलफुल वर्कर्स। आई हैव टोल्ड यू, स्किलफुल वर्कर्स, नॉट वर्कर्स। दिस जनरली कंस्टिट्यूट ऑफ मेन। गूगल क्या करता है? दे सर्च दो स्किलफुल पर्सन थ्रू आउट द वर्ल्ड। माइक्रोसॉफ्ट, यू टेक दिस, एलन मस्क, he hires top notch from this world. That's why he is here. His thinking was totally different from a normal person. जो आज हम नहीं सोच पाते, वो सोच के वो बैठा हुआ है। तो उसके ये जो मेन है ना, उसके जो स्किलफुल वर्कर्स है, उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है, ना कि किसी और के लिए। मटीरियल, आप समझिए मटीरियल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट बनाना है आपको, चाहे ट्रैक्टर हो, आप समझिए एक ट्रैक्टर हो, एक किसान को एक ट्रैक्टर चाहिए, लेकिन वो ट्रैक्टर को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। एक कपड़ा जब बनता है तो उसके लिए, उसको बनने के लिए उसके अच्छे रॉ मटेरियल चाहिए। अगर अच्छा रॉ मटेरियल होगा तो अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। बहुत सीधी सीधी बात है।
तो वो रॉ मटेरियल जो है, वो रॉ मटेरियल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उसकी ही बात यहां पे कर रहा है कि मटेरियल जो दूसरी चीज है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है। जितना अच्छा पदार्थ आप रॉ मटेरियल लेके आएंगे उतना अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। आप जैसे समझिए कि आपको कुछ खाना खाना है, उस खाने को बनाने के लिए जितनी अच्छी ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट आप डालिएगा उसमें, उसका स्वाद उस वैसे ही आएगा। सेम वे आप कोई भी प्रोडक्ट बनाइए, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे एफएमसीजी हो, चाहे एपरल हो, चाहे मोबाइल फोन्स हो, सारे में अच्छे रॉ मटेरियल लगते हैं जो कि मटेरियल, इस पे आपको चाहिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी, मनी, पैसा। अगर किसी को एक प्रोसेस धंधा करना है, बिजनेस करना है, जब से उसके पास अच्छा पैसा नहीं हो, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं हो, वो इन्वेस्टर ना ला पाए, वो बिजनेस चल पाएगा? कभी नहीं चल पाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस, ये पैसा हम कहां से लाएं, कहां से लोन लें। और ऐसा भी नहीं है कि हम टोटली ओवरऑल अनकैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। रिस्क आपको समझना पड़ेगा, रिस्क आपको सोची समझी लेनी पड़ेगी। रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड, सोच समझ के रिस्क ले लिए, कितना पैसा चाहिए और कहां इन्वेस्ट करना है, इसका पूरा हिसाब किताब रखिए। नहीं तो अगर वो पैसा डूब गया तो आपका कहीं ना कहीं आप भी वो डिक्लाइन स्टेज में आ जाएंगे। मेथड, अब कोई बिजनेस करने के लिए हमें प्रोसेस चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो भी तो बहुत जरूरी है। तो वो चीज आप कहां से लाएंगे वो भी समझने की जरूरत है। और ये मशीन्स, जो कि मशीन बात करता है इक्विपमेंट की। अब देखिए आजकल आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखिए, एक फूड एफएमसीजी में बना के देखिए, आजकल रोबोटिक मशीन्स आ गई हैं, मैनुअल की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ रही है। जहां की मैनुअल ज्यादा होने चाहिए, आप समझिए दैट इज रिप्लेस्ड बाय दिस रोबोटिक, यू कैन से दैट मशीन्स दैट इज टेकिंग द डिसीजन वेरी प्रिसाइसली। कितना काटना है, कब काटना है, कितना शेप देना है, किस जगह उसको डालना है। एक कार बनाने की आप देखिए, रोबोटिक सारा, कब पेंट करना है, कितना उसका विड्थ होना चाहिए, कितना लेंथ होना चाहिए। तो ये मशीन भी आपको आज के जमाने में, आप इससे परे नहीं हो सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको अपर एज देगा एज कंपेयर टू योर कंपिटिटर्स। आप बड़े बड़े रिलायंस या बड़े बड़े कार कंपनी को उठा के देख लीजिए, दे आर हैविंग दिस अपग्रेडेड, यू कैन से दैट, मशीन्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार एक सब डिसाइड बता दे रहा हूं, मेन जो है ह्यूमन रिसोर्स की बात करता है, पीपल वर्किंग एंड नॉट ओनली वर्किंग, स्किलफुल, नॉलेजेबल एंड एटीट्यूड। This is very important for marketers. This is very important for organization. They should recruit those employees which is very skillful workers, knowledgeable and attitude having this. A dairy business in the village employ local women. अब सोचिए, अब हम लोग रूरल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम जहां पे जिस विलेज में कैटर कर रहे हैं कि वहां से ही क्षमता वाली कोई महिला या पुरुष ही उठाएं, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं सीखने के बहुत ही इच्छुक हैं। उनको अगर सही जगह दिया जाए, सही ट्रेनिंग दिया जाए, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो विलेज एम्प्लॉय लोकल विलेज वुमेन टू मिल्क काउस एंड पैकेज मिल्क। हमारी महिलाएं देखिए वो बहुत आगे है डेयरी बिजनेस में, वो आज पूरा संभाल रही हैं। तो ये मेंटेन हाइजीनिक और टाइमली डिलीवरी का उनको ट्रेनिंग दिया जाए, वो हायर करे, रिप्लेस करे, दे आर गोइंग टू बी वेरी प्रोडक्टिव। और वो कर भी रही हैं। मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी देखिए, अमूल क्या करता है, मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के रखा है उन्होंने। वहां पुरुष महिलाएं सबको उन्होंने वो चीज अपॉर्चुनिटी दी है कि वो आगे बढ़ सके। मटेरियल की मैंने बात की, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में आपका, मान लीजिए आपको यहां पे गुड़ बनाना है, जैगरीज, तो फॉर दिस जैगरी मेकिंग व्हाट यू रिक्वायर्ड, यू रिक्वायर्ड गुड रॉ मटेरियल ऑफ शुगर केन। शुगर केन आपको अच्छे मटेरियल का मिलेगा तो आपकी गुड़ भी अच्छी बनेगी। यह समझने की जरूरत है कि रॉ मटेरियल अच्छा होगा, जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। मनी, कैपिटल, फाइनेंस। अब यह समझना पड़ेगा कि अगर एक कोई स्मॉल स्केल का बिजनेस है, वो हैंडीक्राफ्टेड बैम्बूज जो आजकल इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, उनको कहीं ना कहीं कैपिटल भी चाहिए। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो गिविंग वेरियस सब्सिडीज, वेरियस लोन्स, सो फॉर दैट ओनली बिजनेस, बट बिजनेस में वो दम होना चाहिए। ओके, method, process or technique, you can say that. It refers to production method, management style, operation process, which is going to define this method or the technique. A self-help group producing pickles,
दे अब सी दे आर मेकिंग पिकल्स। अब इतने साले सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? एक 10 से 15 लोगों का एक समूह है, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। उसमें क्या करता है वो लोग कोई भी एक बिजनेस को लेके आपस में उस चीज को बनाते हैं, और उसमें क्या होता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जुड़ता है, उनका फाइनेंशियल पावर भी जुड़ता है, और उनको कुछ सीखने को भी मिलता है। तो उनको नई नई टेक्निक सीखना चाहिए। क्या क्या चीजें जो आज के पिकल बनाने में यूज आ रही हैं वो मेथड में आ जाएंगी। और मशीन में टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बात कही, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज। फॉर एग्जाम्पल से मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दूंगा। दूध के केस में, डेयरी बिजनेस के केस में समझ लीजिए, आज के जमाने में एडल्ट्रेशन से सब लोग ग्रसित है। जो हम दूध पी रहे हैं या दूध पीने के जो भी प्रोडक्ट हम खा पी रहे हैं, उसमें बहुत सारी एडल्ट्रेशन पाई जाती हैं। तो अगर ये समझिए, एक टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि कहां मैनिपुलेशन हो रहा है, कहां अडल्ट्रेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको वो बता देगा। या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है एआई, जो कहां जहां मैनिपुलेशन हो रहा है वो बता देगा। तो वो अच्छी चीज है, उसको कहीं ना कहीं वो बिजनेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये सारी चीजें एडल्ट्रेशन को रोकने हुए। इसलिए मशीन के आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो दिस अगेन important factor, I'll let you know, value system, mission, objective, organization structure, culture, these are environmental factors. तो before moving ahead in this business, हमें ये जो 6 चीजें हैं इस पे काम करने की जरूरत है। पहला चीज है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू क्या है आप समझ रहे हैं? अगर हिंदी में बात करें, वैल्यू क्या है? हमारा बिलीफ, हमारा कल्चरल प्रैक्टिसेस, हमारे मोरल प्रिंसिपल्स। हम किस वैल्यू से काम करना चाहते हैं? क्या हम समाज को कुछ अच्छा उदाहरण देना चाहते हैं? क्या हम समाज को कुछ अच्छी चीजें देना चाहते हैं? उसको हेल्प करता है इट गाइड डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। अब कैसे, मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। देखिए, अमूल का नाम अभी मैंने लिया। ये अमूल जो है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, सब लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट यूज करते हैं। अमूल का एक जो बहुत अच्छा प्रिंसिपल है या वैल्यूज है, वो सबकी हेल्प करता है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट करता है। मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दिया उसने कि आप लोग भी 2 पैसा कमाइए, हमें अच्छी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल दीजिए। ओके, इट इंश्योर द प्रॉफिट फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रूरल फार्मर्स। तो इनकी वैल्यू दिखा रहा है, ये लोगों की मदद करना चाहते हैं। लोगों की मदद केवल फाइनेंशियली से नहीं होती है, नॉन फाइनेंशियली से भी हो सकती है। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा के कर सकते हैं। तो उनका मोटो क्या था? द टेस्ट ऑफ इंडिया। नाउ बिलीव दैट अमूल इज ओनली रिप्रेजेंटिंग इंडिया टू द वर्ल्ड। अगर आप देखिए, डेटा देखिए, अमूल एक ऐसा हमारा ब्रांड है जो इंडिया में भी बिक रहा है, कोई और दूसरा नहीं है। समझ रहे? इतनी बड़ी आबादी वाले देश में केवल अमूल ही ऐसा काम कर पा रहा है, लेकिन उसको और जर्नी अभी कवर करनी है, केवल वो अपनी वैल्यू की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम। दूसरा है विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंटरनल एनवायरनमेंट में। उस कंपनी का विजन क्या होना चाहिए, उस कंपनी का मिशन क्या होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो विजन क्या है? विजन क्या है? आप अगर देखें, विजन जब बीएचयू में महामना जी ने इसकी स्थापना की, उनका एक विजन था। उन्होंने सोचा था कि मैं बीएचयू को एक ऐसा संस्था बनाऊंगा जो लोगों को एजुकेट करेगा। लोगों जो संस्था है, यहां से अच्छे अच्छे लोग निकलेंगे जो पूरे इंडिया में, ना इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अच्छी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये उनका विजन है। विजन इज फ्यूचर ओरिएंटेड स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट अचीव इन लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म होता है, वो आज 1-2 दिन की बात नहीं है। ये महामना जी ने बहुत पहले ये सोचा था, उसके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं संघर्ष किया, तब जाके ये संस्था आज बनी है, और तब जाके हम आप जुड़े हैं। तो इसी तरह एक बिजनेस भी ऐसा होना चाहिए जो वो करना चाहिए। देखिए, इलन मस्क भी आज कहीं पहले सोचा था उन्होंने कि लोगों को कहीं वो मास में लगा के घुमाने ले जाए। हम लोग सोचते हैं कि कहीं मनाली चले जाए, कहीं यहाँ चला जाए। वो जो बिजनेस है वो सोच रहा है कि हम अपने कस्टमर्स को मास ले जाए घुमाने, हम ऐसी कार बनाएं जो इको फ्रेंडली है। तो ये उनका विजन है। मिशन, विजन देखिए, अगर मैं एग्जांपल दूं टाटा ग्रुप का, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द कम्युनिटी हु सर्व ग्लोबली थ्रू लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर एंड क्रिएशन बेस्ड लीडरशिप विद ट्रस्ट। देखिए, यहां विजन उन्होंने बना के रखा। सब कंपनी का कोई ना कोई विजन होता है, उस विजन पे ही वो काम करते हैं। मिशन क्या होता है? मिशन का आप देखिए, मिशन इज अ पर्पस। अब विजन तो लॉन्ग टर्म होता है, मिशन उसका छोटा पार्ट है। इट इज अ पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई डू वी एग्जिस्ट? मैं क्यों ये बिजनेस कर रहा हूं, बीएचयू में क्यों चला रहा हूं? बीएचयू में इसलिए चला रहा हूं कि यहां लोग एजुकेट हो सके, यहां अच्छे कल्चर से, यहां एक अच्छा पर्सनालिटी लेके यहां से लोग जाएं। तो मिशन डिफाइन द कंपनी पर्पस, बिजनेस स्कोप एंड अप्रोच। व्हाई डू वी एग्जिस्ट, व्हाट डू वी वांट टू डू।
ये आपका मिशन हो गया। अमूल आर कमिटेड टू प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। अब देखिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो है हर एक लाइफ साइकिल में कंज्यूम होता है, छोटा बच्चा क्यों ना हो, एक यंग मन क्यों ना हो, एक बूढ़ा क्यों ना हो, ये 3 स्टेजेस सोचिए, ये सब जगह ये यूज होता है। तो वो चाहते हैं कि हम ये ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो और फेयर प्राइस पे बनाएं कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ किसान को भी दे सके और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देखे। ये सारी देखिए मिशन स्टेटमेंट, आपको इसमें सारे स्टेक होल्डर आ जाएंगे। तो ये मिशन है कि आपका पर्पस क्या है। और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बहुत छोटा चीज है, स्पेसिफिक मेजरेबल। जैसे मेरी ऑब्जेक्टिव है कि मुझे 1 महीने में मेरे बिजनेस को 1 करोड़ तक पहुंचाना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये टाइम बाउंड है। ये यू कैन से दैट एक लॉन्ग टर्म होता है, ये एक शॉर्ट गोल हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है। देखिए मैंने एग्जांपल दिया, इंस्टॉल 100 सोलर पैनल्स अक्रॉस 5 विलेज इन 1 ईयर। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, मुझे 1 साल में 100 सोलर पैनल लगाने ही लगाने हैं। मुझे 50 यूथ को ट्रेन करना है, मुझे 70% टारगेट एरिया कवर करना है। तो ऑब्जेक्टिव नैरो होता है, शॉर्ट टर्म होता है। तो ये 3 चीज विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा। दूसरा हमारा तीसरा होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ढांचा जिसे कह सकते हैं। ढांचा मतलब एक हियरार्की होती है जो संस्था को चलाती है। जैसे सबसे ऊपर होगा बोर्ड ऑफ मेंबर्स, एमडीज, सीईओज, मैनेजर्स, जूनियर मैनेजर्स, क्लर्क्स, ये सारे एक संस्था है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। हर कोई एक काम हर कोई आदमी नहीं कर सकता, उनको लाइन ऑफ एक्शन फॉलो करना पड़ता है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। देखिए अब यहां पे भी या बिजनेस में भी 3 या 4-5 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, एचआर, फाइनेंस। आपने देखा होगा, सुना होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सब अपना काम अपनी तरीके से कर सके, एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता। तो हमें वर्क को डिवाइड करना आना चाहिए। अगर वर्क को अच्छी तरह डिवाइड कर रहे हैं तो वो जो इंप्लॉय है अपने वर्क के प्रति ईमानदार रहेगा। अगर उसको ओवरलोडेड कर देंगे तो उसकी जो कैपेसिटी है डाइल्यूट हो जाएगी। तो बहुत जरूरी है, आपको ये समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर हमारा डिविजनल बेसिस पे भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई एनजीओ संस्था है, वो अपना जो ऑफिस है नॉर्थ जोन, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन के हिसाब से बांटा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन ऐसा भी करती है। और तीसरा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, जो कि एक मिक्स वे का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप एक आदमी दो अपने बॉसेस को भी रिपोर्ट कर सकता है। इट्स अ मिक्स ऑफ फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट बेस्ड। एम्प्लॉय में रिपोर्ट टू 1 मैनेजर। अ रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में असाइन डॉक्टर एंड नर्सेस टू द हेल्थ सेंटर्स, एट द सेम टाइम टेम्पोररी टीम फॉर द स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव। तो 2 तरह के, एक आदमी 2 को भी कर सकता है। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मेरा कहने का मतलब है कि वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी हमको अच्छा मिलेगा। कॉर्पोरेट कल्चर, हमें अपने जो इन्वायरमेंट है, अपना कल्चर है, कल्चर उसको बहुत ही स्ट्रांग रखना पड़ेगा। चाहे वो बीएचयू है, चाहे वो रिलायंस क्यों ना हो, चाहे वो टाटा क्यों ना हो। देखिए उन्होंने अपना कल्चर बहुत अच्छा है, वो अपने लोगों को बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। वो शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव, एटीट्यूड, बिहेवियर। केवल हमें अपने एम्प्लॉय को ये काम नहीं करना है कि वो हमारा काम पूरा कर दे, नहीं, हमको उनके बारे में भी सोचना है, उनके भी इन्वायरमेंट के भी बारे में सोचना है कि उनकी ये फैमिली है, हम उनको कैसे खुश रख सके। देखिए आपने कई एग्जाम्पल सुने होंगे, जब दिवाली, दशहरा आता है, कुछ कंपनीज क्या करते हैं, अपने इंप्लॉयज को कार गिफ्ट करते हैं, इवन हाउसेस भी गिफ्ट करते हैं टू रिटेन दियर इंप्लॉयज। तो रिटेन इंप्लॉयज को करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके लिए ही बिजनेस कर रहा है, आपके लिए पूरा जान लगा दे रहा है। तो हमारा कॉर्पोरेट कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ यू ट्रीट योर इंप्लॉयज, हाउ डिसीजन आर मेड, हाउ कस्टमर एंड कम्युनिटी आर ट्रीटेड, हाउ इन्वायरमेंट आर ट्रीटेड, इट विल कमिंग अंडर दिस कल्चर। हमने अमूल की बात की थी, अमूल बहुत इंपॉर्टेंट। फिर 5वां है ह्यूमन रिसोर्स। अभी हमने पहले बात किया 5M में पहला चीज हमने बात किया मैन। सबसे बड़ी नींव होती है ह्यूमन रिसोर्स, वो व्यक्ति जो उस संस्था के लिए काम कर रहा है और ही और शी इज स्किलफुल, नॉलेजेबल, एटीट्यूड, मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस को लीड कर रहा है। तो उनको हमको बहुत ही ट्रेनिंग के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू, लर्निंग के थ्रू उनको हमेशा स्किलफुल बनाना चाहिए। तो ये आप जो फैक्टर्स है, ये जो अगर आप सोचिए आपका इंप्लॉय अगर अच्छा होगा तो आपका बिजनेस कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा होगा, इसमें दो कोई राय है ही नहीं। So this important of this internal environment become very important to day operations. Okay. Last one is fiscal resources and financial capability. अब हमें ये भी देखना है
कि एक संस्था को चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहाँ बैठेगा, एचआर डिपार्टमेंट कहाँ बैठेगा, ऑपरेशंस कहाँ होगा, सारे एक जगह नहीं हो सकते। तो हमें फिजिकल रिसोर्स पे भी ध्यान देना है। फिजिकल रिसोर्स ढांचा जो हमारा है, देखिए आजकल मार्केटिंग में 4 P's ऑफ मार्केटिंग आपको बताया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। उसके अलावा 3 मार्केटिंग सर्विसेज की भी होती है, पीपुल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। जो ये फिजिकल एविडेंस है ये देखता है, जब आप बैंक में जाते हैं आप देखते हैं कि वहां का इंटीरियर कैसा है, बैठने के लिए जगह है कि नहीं, एसी है कि नहीं। उससे क्या होता है कि कस्टमर्स को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो आप समझिए उससे भी आपका प्रोडक्ट बिकने में बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो वो भी हमको करना पड़ेगा। और फाइनेंशियल कैपेबिलिटी हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास पूंजी कितनी है और कितना हम जा सकते हैं। स्टार्टअप में जब आप पिच करने जाते हैं, वो देखिए वो पूछते हैं कि कितनी पूंजी है और कहां से लाओगे, कैसे काम करोगे, कैसे इन्वेस्ट करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टेंजिबल एसेट होते हैं लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स, एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होते हैं कैश फ्लो, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बूस्ट करते हैं। सो ओवरऑल फॉर दिस टुडे लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट which is controllable, which is within the organization. So we have to understand that where we can get this skillful means, where we get this money, where we can get this physical resources, machines, methods. अगर आप ये चीज समझेंगे तो आपको, अगर आपका वैल्यू, विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव अच्छा बहुत क्लियर होगा तो आपका बिजनेस भी बहुत क्लियर होगा। तो इसी के साथ टुडे I am ending my lecture and hope that you got my point on this various factors of internal that is going to affect this business. And there is one question I have put in this activity question. Imagine you are starting a startup agri-business in your village. What internal factor, अब आप सोचिए कौन सा internal factor हो सकता है जो आपको देखने की जरूरत है। How will you team structure and culture help you to get this reaching this rural consumers? तो 2 स्ट्रेंथ निकालिए जो आज हम लोगों ने क्लास में चर्चा की है, उस पर ध्यान रखते हुए आगे इस पे काम करिए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।